छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज का जो हमारा विषय है यह है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख संप्रदाय, या हम इन्हें दर्शन के संप्रदाय भी कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा चूंकि दर्शन से मनोविज्ञान आया और मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान आया। मतलब ये जो मनोविज्ञान है ये दर्शन की उपज है और शिक्षा मनोविज्ञान है ये मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। तो छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिक्षा खासकर देखो, आपको इसमें पढ़ना क्या है, ये आपसे ये पूछा जाता है। जैसे कहेंगे कि संरचनावाद जो सिद्धांत है इसका जनक कौन है। अब हम आपको, चूंकि देखो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी संप्रदाय हैं आपको इन संप्रदाय के जनक याद हो जाएं, और थोड़ा यही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से एग्जाम रिलेटिव यही है कि आपको किस संप्रदाय का जनक कौन है और खासकर देश किस देश का है ये आपको पता चल जाए। और दूसरा इसका उद्देश्य हमारा ये भी है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से संप्रदाय में मुख्यतः किस पर जोर दिया जाता है, ये कहलाता क्या है, किस चीज से, थोड़ा सा आपको ये भी पता लग जाए। हालांकि ये छात्रों इतनी ज्यादा बड़ी चीजें हैं कि एक वीडियो में या 1-1.5 घंटे में इनको समझाना आसान नहीं है। फिर हम कभी अलग अलग संप्रदायों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हाल हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। पहले छात्रों, हमने यहाँ एक ट्रिक लिख रखी है, यहाँ लिखा है सुपलेयसी। यहां से कभी कभी 1 अंक का प्रश्न बनता है। ये गुरु शिष्य परंपरा हमने लिख रखी है। ये जो जैसे बन कहते गुरुओं का गुरु किसे कहते, तो छात्रों ये सु से मतलब बनता है सुकरात। आप एक शब्द याद रखेंगे, सुपलेयसी। सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो का चेला अरस्तु और अरस्तु का चेला सिकंदर। ठीक है, सिकंदर महान विश्व विजेता बनना चाहता था, वही सिकंदर। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में देखने पर हमें ये मिलता है कि जितने भी प्राचीन गुरु थे बाद में उनने ऐसे चेलों को तैयार किया जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए चले। मतलब खासकर गुरुओं ने ऐसे, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, खैर उससे हमें अभी यार मतलब नहीं। आगे हम देखते हैं छात्रों, ये हम आपको बता रहे हैं प्रमुख दर्शन। आप दर्शन भी कह सकते हो, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख बात भी कह सकते हो, या इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख संप्रदाय भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। पहले हम आपको बता चुके कि ये जो मनोविज्ञान है ये पहले दर्शन, हालांकि दर्शन जो होती है फिलॉसफी, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है कि मानव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाए, कैसे जीवन हमें यापन करना है, कैसे जीना है, ये संसार क्या है, पहले क्या था, संसार में क्या है, बाद में क्या होगा, ये सब चीजें फिलॉसफी की कहलाती हैं। आत्मा, परमात्मा, भगवान, स्वर्ग नरक आदि के बारे में पढ़ना, ये सब दर्शन के अंतर्गत विषय आ जाते हैं। दर्शन में खासकर इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। छात्रों, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं कि दर्शन यदि हम कहें तो दर्शन की प्रमुख शाखा या दर्शन का प्रमुख संप्रदाय तो वो आदर्शवाद होता है, और यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय पर चर्चा करते हैं तो वो संरचनावाद होता है। 2 डिफरेंस आप समझ लें। दर्शन का प्रमुख संप्रदाय या वाद है वो आदर्शवाद है, और यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान का कहें तो वो संरचनावाद है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहां हमने लिख रखा है आदर्शवाद। छात्रों, आदर्शवाद का जनक है प्लेटो। इसको कैसे याद करोगे आप? भाई, आदर्श नाम का लड़का है, वो लेटा ही रहता है, ऐसे करके आप याद कर लेना। आदर्शवाद का जनक प्लेटो। या कोई अपन प्लेट वगैरह बाजार में खरीदने जाते हैं तो अपन देखते हैं आदर्श प्लेट होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी लगे आदर्श प्लेट, मतलब सस्ती भी हो, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि आदर्शवाद का जनक कौन था, प्लेटो था। एक बात हो गई। आदर्शवाद का जो दूसरा नाम है उसे हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं, यह हमने लिख रखा है प्रत्ययवाद। छात्रों, यहां हमने लिखा है दी रिपब्लिक, मतलब प्लेटो के आदर्शवाद संबंधी यदि हमें विचारों के बारे में पढ़ना है तो उनकी एक रचना है दी रिपब्लिक। ये प्लेटो की एक रचना है, प्लेटो का एक ग्रंथ है जो आदर्शवाद से उत्प्रोत है। आदर्शवाद के नाम प्रत्ययवाद या फिर हम इसे विचारवाद कहते हैं। ये सबसे पुराना वाद है या सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, और ये दर्शन का फर्स्ट संप्रदाय है, ये हम पहले ही आपको बता चुके थे। फिर यहाँ हमने कुछ विशेषताएं उसकी लिखी हैं कि जैसे आप समझ जाओ कि आदर्शवाद कहलाता क्या है। तो छात्रों, आदर्शवाद का जो मतलब होता है ये होता है कि मुख्यतः प्राणी को अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मतलब ये पारलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था है। और लौकिक मतलब यहाँ इस जीवन में आप क्या कर रहे हो, और पारलौकिक मतलब ऊपर जब आप स्वर्ग नरक में जाओगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये इन सब चीजों में विश्वास रखता है। मतलब ये आदर्शवाद ये कहता है कि व्यक्ति को आदर्श कार्य, आदर्श कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसे पारलौकिक जब वो स्वर्ग या जब उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तब उसका जीवन
में मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाए, इस प्रकार का। ठीक है, तो इसका मानना क्या है कि जो भौतिक जगत है, मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये असत्य है तथा भ्रम है, मृत्यु निश्चित है। ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिकता मतलब भगवान के प्रति लगाव, ईश्वर या परम सत्ता के प्रति लगाव को ये बढ़ावा देता है। आदर्शवाद, यहां हमने लिखा लौकिक पारलौकिक में विश्वास रखता है। ये मतलब इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाए, आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाए। ये आत्मा परमात्मा के बारे में बताता है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका या ध्येय या हम कहें स्लोगन, इसका जो नारा है आदर्शवाद का, वो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब सत्य है, मृत्यु ही सुंदर है। इस लाइन का अर्थ क्या होता है सत्यम शिवम सुंदर का? सत्य है, मृत्यु ही सुंदर है, मृत्यु से अच्छी चीज कोई नहीं है, ये इसका मानना है। ये नैतिक, अब इसमें शिक्षा कैसी दी जाना चाहिए, तो बच्चों को नैतिकता की शिक्षा दी जाना चाहिए, बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जाना चाहिए, और खेल विधि द्वारा शिक्षा दी जाना चाहिए। छात्र, बहुत सारी बातें हैं कि इसमें शिक्षक का क्या स्थान है, शिक्षार्थी का क्या स्थान है, बहुत सारी बातें। तो हालांकि हम आपको बता दें, इसमें शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, छात्रों का स्थान उतना ज्यादा इसमें नहीं है। दंडित आदि करने पर भी आदर्शवाद ध्यान देता है कि गलत कार्य करने पर ईश्वर उन्हें दंडित करेगा, इस टाइप से बहुत सारी बातें। आप तो ज्यादा कुछ याद यदि आपको नहीं हो रहा है तो इतना जरूर कर लें कि आदर्शवाद का जनक कौन है? प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक क्या है? रिपब्लिक, दी रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक। दी नहीं बोलते, दी और दा कहां पढ़ते हैं? दी कहते हैं जहां स्वर से कोई स्पेलिंग चालू होती है। ठीक है, दी एलिफेंट, ये सही होगा। दा काऊ व्यंजन से चालू तो दा पढ़ते हैं, ऐसा होता है। फिर छात्रों, दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा है, दूसरा जो संप्रदाय है, इसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जो जनक है वो है जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। अब आप कैसे याद रखोगे? किसी का सन माने किसी का यदि लड़का होता है, यदि उसके ज्यादा व्यवहार लग जाए तो पिताजी की बाट लगा देता हो, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे? कि यदि सन के व्यवहार बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पिताजी की बाट लगा देता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन था? जेबी वाटसन। इसको इंग्लिश में बिहेवियरिज्म कहते हैं। ये इंग्लिश सबके अलग अलग आइडियलिज्म पर, ठीक है, हमने वो सब नहीं लिखा, वो हमें जरूरी भी नहीं है। तो व्यवहारवाद में क्या किया जाता है? सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो व्यवहारवादी हैं। अच्छा, हमें एक चीज और पढ़ना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और वो हमें क्या पढ़ना है, यहां से प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आदर्शवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है, कौन सा प्राकार्यवादी है, कौन सा गेस्टाल्टवादी है, यहां से पक्का प्रश्न आते हैं। उसका हम एक अलग वीडियो लाएंगे इसके तुरंत बाद, आप उन्हें देख सकते हो। पिछली बार एनपीटीईटी में ऐसे प्रश्न भी आए हैं, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है। मतलब जब आपको 3-4 संरचनावादी याद होंगे तभी आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। तो छात्रों, व्यवहारवाद में क्या किया जाता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का एक विज्ञान है, इसमें सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और जो मानव व्यवहार की बहुत अच्छी जो व्याख्या करता है वो व्यवहारवादी मनोविज्ञान या व्यवहारवादी संप्रदाय ही करता है। इसमें खासकर अधिगम पर, मतलब सीखने पर, अभिप्रेरणा मोटिवेशन पर और पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है। जो पावलोव और स्किनर के जो सिद्धांत हैं वो सब इन्हीं पर आधारित हैं। ठीक है, आगे जाके हम ये बताएंगे आपको, पावलोव और स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन वगैरह ये आपको समझा देंगे। इसने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया है? पुनर्बलन पर। पुनर्बलन बताएंगे आगे। पुनर्बलन, रिफोर्समेंट क्या कहलाता है, पढ़ाने के बाद में, और बच्चों को पढ़ाने पर जोर देना, उन्हें दंडित करना, उन्हें पुरस्कार देना, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, बहुत सारी बातें पुनर्बलन के बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरा इसका जो सिद्धांत है, जो संप्रदाय है, उसे हम कहते हैं प्राकार्यवाद। और छात्रों, प्राकार्यवाद का जो जनक है वो होता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्राकार्यवाद का जनक है, विलियम जेम्स। अब आप कैसे याद रखोगे? जैसे जेम्स मतलब हम कहें कि चटनी, अचार या मुरब्बा, तो वो कई प्रकार के होते ना, ऐसे आप याद रख सकते हो कि प्राकार्यवाद का जनक विलियम जेम्स है। ठीक है, जेम्स मतलब तो चटनी, अचार या मुरब्बा को कह सकते हैं हम जेम्स। जेम हम कहते ही हैं, तो जेम्स कई प्रकार के हो सकते हैं, चटनी, अचार, मुरब्बा। तो ऐसे प्राकार्यवाद को हम क्या कहते, जनक को क्या कहते हैं? विलियम जेम्स। ये जो प्राकार्यवाद है छात्रों, इसका मानना क्या है? ये डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से प्रेरित है। इसका मानना यह है, डार्विन का विकासवाद आप जानते हो, अनुकूलतम की सर्वोच्चता का सिद्धांत। मतलब वातावरण में वही जीव जीवित रह पाते हैं जो वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं। ये डार्विन का विकासवाद है। तो प्राकार्यवाद भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें इन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो खासकर अनुकूलन से संबंधित होती है। मतलब इसमें मन की व्याख्या करने के लिए, प्राकार्यवाद में मन की व्याख्या करने के लिए
जीव विज्ञान के विषयों को खासकर अपनाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रकार्यवाद मतलब विलियम जेम्स वगैरह रहे हैं, इन्होंने ही कहा है कि ये चेतना का विज्ञान है। ठीक है, इनने विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया है और बुद्धि वगैरह जो बुद्धि का जो संप्रदाय निकल के आया है वो प्राकार्यवादियों की ही देन है, ऐसा आप मान सकते हो। और बुद्धि इसका मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति समायोजन करता है या अनुकूलन वातावरण में करता है वो किसके द्वारा कर पाता है, बुद्धि के द्वारा कर पाता है। और ये जो प्राकार्यवाद का सिद्धांत है ये संरचनावाद का विरोधी है। ठीक है छात्रों, इसके बाद में हम आ जाते हैं चौथा जो संप्रदाय है, इसको हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद या समग्रकृति भी कहते हैं इसे, या संज्ञानवाद भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, गेस्टाल्टवाद, समग्रकृति, पूर्णाकृति या संज्ञानवाद। ये गेस्टाल्टवाद के अन्य नाम है, आप लिख सकते हो कॉपी पेन उठा करके, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता है, कम समय में कम डाटा में और बहुत सारे ये डाटा आपको मिल जाएं, ऐसा बताने का हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम बोलते भी जल्दी जल्दी हैं, आप लिखते जाया करिए। तो गेस्टाल्टवाद समझ गए। गेस्टाल्टवाद जो है ये इसको नाम है पूर्णाकार, समग्रकृति या संज्ञानवाद, ये उसके पूरे नाम है। इसका गेस्टाल्टवाद का जनक है छात्रों मैक्स वर्दाइमर। कैसे आप याद रखोगे, देखो गेस्ट मतलब आप यदि कहीं गेस्ट बनने जा रहे हो तो आप विशेष प्रकार की वर्दी लगा के जाते हो ना। गेस्ट यदि आप मेहमान नवाजी करने जा रहे हैं तो आप विशेष प्रकार की वर्दी मतलब विशेष प्रकार के आप कपड़े पहन कर जाते हो गेस्ट बन के मैक्स गाड़ी से। मैक्स ये गाड़ी का नाम है एक, तो यहां से आप याद रख सकते हो। तो गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, मैक्स वर्दाइमर। और जर्मनी में इसका विकास हुआ है। गेस्टाल्टवाद जर्मनी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति। मतलब इसमें वस्तुओं के पहले पूर्णाकार का अध्ययन किया जाता है। किसी भी चीज का यदि गेस्टाल्टवादी अध्ययन करते हैं तो पहले पूरी वस्तु को देखते हैं एक नजरिया से, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स का अध्ययन वो करते जाते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी में इसका उदय हुआ है। और इसमें गेस्टाल्टवादियों का जो मत है वो सीखने में अंतर्दृष्टि पर जोर दिया जाता है। देखो एक चीज और आप याद रखना, यहां से जब आप कोहलर का प्रयोग, कोहलर का अंतर्दृष्टि या कोहलर का सूझ सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो यहां से बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे कि अंतर्दृष्टि क्या कहलाती है। कोई भी जीव अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। इसमें गेस्टाल्टवादियों में तीन चीजें हमें याद रखना है। गेस्टाल्टवादियों में जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है कोहलर ने। ये सुल्तान नामक चिंपांजी पे बताएंगे कभी हम आगे। सुल्तान नामक चिंपांजी या वनमानुष पर कोहलर ने प्रयोग किया है और कोफ का सहायक है और मैक्स वर्दाइमर इसके जनक हैं। तीन चीजें सीखना, मैक्स वर्दाइमर जनक है, कोहलर ने प्रयोग किया है और कोफ का सहयोग करता है। तो ये गेस्टाल्टवाद आप जब भी पढ़ते हो तीन नाम एक साथ चलते हैं, कोहलर, कोफ का, वर्दाइमर। ऐसे ही याद करना, कोहलर, कोफ का, वर्दाइमर। ठीक है, तो यहां सीखने में अंतर्दृष्टि पर जोर दिया है। गेस्टाल्टवाद में सीखने में अंतर्दृष्टि पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति होता है या जानवर होते हैं या जो बच्चा होता है अचानक से सीखता है, अंतर्दृष्टि उसके अंदर से ही आती है, आप नहीं सिखा सकते उसे, ये इनका मानना है। ठीक है, और क्या मानना है कि सीखने में अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे हम आपको बता चुके, समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है संरचनावाद या इसका दूसरा नाम है निर्माणवाद। छात्रों यदि ये कहा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख संप्रदाय कौन है तो ये संरचनावाद या निर्माणवाद है। इतना आपको याद रखना है। संरचनावाद देखो यहाँ लिखा है चना और यहाँ लिखा है बिलियम बुंट। बिलिया माने कटोरी, तो वैसे ही अपन चना काय में रखते, तालाब वगैरह के अपन तल के चना रखते हैं, काय में रखते, बिलिया में। तो संरचनावाद का जनक कौन हो गया, विलियम बुंट। और ये कहाँ के थे विलियम बुंट, जर्मनी के। जिनके पास मनी ज्यादा होती है वही चना वगैरह खा सकते हैं, मक्की, यहाँ से आप याद रख सकते हो। हालांकि जो विलियम बुंट है इनका योगदान है वो हम यहाँ हमने लिखा है। इनने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख प्रयोगशाला खोली थी। छात्रों याद रखना, विलियम बुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला इनने खोली थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी विलियम बुंट को कहा जाता है। छात्रों यदि हम भारत में कहें कि भारत में प्रथम जो प्रयोगशाला शिक्षा मनोविज्ञान की खोली गई वो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई। छात्रों बहुत सारी चीजें कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही शुरू हुई, आप ध्यान रखना। कभी आपको ऑप्शन आ जाए कि ये भारत में ये चीज कहां से चालू हुई तो आप यदि कलकत्ता विश्वविद्यालय उसमें लिखा हो तो लगा देना निशान, ठीक है, सही होता है। तो भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत की प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इसमें खोली गई। ठीक है, अब ये जो संरचनावाद है ये कहलाता क्या है, तो इसमें पहली बात तो यह है कि ये मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दर्जा दिया है इसने, संरचनावाद को। मतलब संरचनावादी जो है इनका मानना यह था
कि जो मनोविज्ञान है इसको स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक जो तथ्य हैं इनको समाहित करके बच्चों को हमें शिक्षा दी जाना चाहिए, संरचनावाद कहलाता है। देखो प्रयोगशाला से जुड़ रहा है कि यदि विलियम वुड ने प्रयोगशाला खोली है तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करें जिनको हम प्रयोगशाला में सत्य सिद्ध कर सकते हैं। ये मतलब है संरचनावाद का, ठीक है। और दूसरा इसका यहाँ संकेतों की पद्धति द्वारा अधिगम या मानव व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो संकेतों की पद्धति मतलब मानव मस्तिष्क में जो चीजें चल रही होती हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, या फिर मानसिक तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है संरचनावाद में। इसके बाद छात्रों हम चल के आते हैं मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। अपन कहते हैं ना मनोफर्जी है फ्रायड, ऐसा याद रखिए आप, तो मनोफर्जी है फ्रायड। ये जब कभी इसके जितने भी सिद्धांत वगैरह हैं सब यौन शिक्षा से प्रेरित हैं। इसका मानना था कि मानव जो भी कार्य करता है वो सुख की इच्छा को रखते हुए करता है, चाहे अच्छे कार्य करे चाहे खराब कार्य करे, उसका अंतिम उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति करना। ये मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन था? फ्रायड, ये तो याद ही होगा। मनो फ्रायड फर्जी है ऐसे करके याद आप इसको रख सकते हो। फ्रायड ऑस्ट्रिया का था, वियना राजधानी ऑस्ट्रिया की वियना का था फ्रायड। ये तंत्रिका विज्ञानी था, तंत्रिका विज्ञानी था। मस्तिष्क से संबंधित जो रीढ़ की हड्डी होती है तंत्रिका तंत्र, इसका एक प्रोफेसर था फ्रायड। खासकर इसने यौन शिक्षा पर जोर दिया है और मानव की जो मूल प्रवृत्ति होती है काम वगैरह, मानव की मूल प्रवृत्ति द्वंद्वों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन ये करता है, मानव मन का अध्ययन करता है। इसने मानव मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, ये इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन मन और चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। ऐसे अब आगे आपको हम बताएंगे इड, ईगो, सुपर ईगो क्या कहलाते हैं। ये मन की द्वंद्वात्मक स्थितियां इसके द्वारा बताई गई हैं। खैर अभी हाल आपको इतना ही पर्याप्त है कि मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन था? फ्रायड था। इसके बाद छात्रों यहाँ लिखा है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद का दूसरा जो नाम है वो होता है संबंधवाद, और साहचर्यवाद या संबंधवाद के जनक है कौन? जॉन लॉक। कौन से हैं? जॉन लॉक, ठीक है। ऐसा याद रखना, साहचर्य, चर्य माने चर्म, चमड़ी, और जान का जो संबंध होता है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, चमड़ी और जान का संबंध, साहचर्यवाद। ऐसे आप तरीका याद रख सकते हो कि जॉन लॉक। यह हम कहीं यहाँ लिखा है लॉक शब्द जब भी आ जाए तो आप कहोगे ताले और चाबी में संबंध होता ही है, तो ताले और चाबी में संबंध होता है तो वो आप सब कह सकते हो कि संबंधवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। और इसमें क्या होता है? साहचर्य संबंधवाद का मतलब है कि मानव कैसे सीखता है, एक घटना को दूसरी घटना से संबंधित करके देखा जाता है। यहाँ साहचर्य का मतलब ही होता है कि साथ साथ सीखना, और संबंधवाद का मतलब होता है कि मानव जब सीखता है तो एक घटना को दूसरी घटना से वो जोड़ता चला जाता है, तभी अच्छे से सीख सकता है। छात्रों आगे देखते हैं, ये जो साहचर्यवाद होता है इसमें संवेदनाओं के साहचर्य के आधार पर सीखा जाता है। संवेदनाएं आप जानते हो, जैसे कहीं आपको चोट लग जाती है तो आपकी संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंच जाती है कि आपके शरीर को कहीं चोट लग गई। इस प्रकार से मस्तिष्क और आपको चोट लग गई है, ये सब घटनाओं में संबंध के आधार पर ही सीखना साहचर्यवाद या संबंधवाद कहलाता है। छात्रों आगे देखते हैं, अगला जो संप्रदाय है ये लिखा है प्रयोजनवाद। सबसे पहले तो ये याद करना है हमें कि प्रयोजनवाद का जनक कौन था, तो प्रयोजनवाद का जनक है जॉन डीवी। देखो ये तो यही लिखा है प्रयोजन, जन यहाँ लिखा है और जान यहाँ लिखा है, तो जन जान ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जन और जान मतलब प्रयोजनवाद का जनक कौन है? जॉन डीवी। प्रयोजनवादियों का मानना क्या था, या ये प्रयोजनवाद क्या कहता है? प्रयोजनवाद ये कहता है कि बच्चों को जब भी आप अधिगम करवा रहे हो या सिखा रहे हो तो ये सिखाओ, बच्चों को ये बताओ कि उनके अधिगम करने का प्रयोजन क्या है, अधिगम करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको पहले बच्चों को बता देना है, तब अधिगम बहुत अच्छे से होगा। इस प्रकार की जो विचारधारा थी, इस प्रकार का जो संप्रदाय था उसे हमने प्रयोजनवाद कहा है। इसका दूसरा नाम है क्रियावाद, या प्रयोजनवाद का अर्थ होता है परिवर्तनशीलता, मतलब बच्चों के व्यवहार में हमें परिवर्तनशीलता लाना है। और खासकर ये जो प्रयोजनवाद है ये हम बता चुके, किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है तभी व्यक्ति कोई कार्य करता है। ये प्रयोजनवादियों का ऐसा मानना है। ये पूर्व से जो सिद्ध किए हुए सत्य होते हैं उन्हें सीधे ही स्वीकार नहीं करता प्रयोजनवाद, ये खुद परीक्षण करते हैं। प्रयोजनवाद का मानना है कि खुद परीक्षण करना चाहिए, फिर आपसे जो रिजल्ट निकलते हैं स्वयं के परीक्षण से उन्हें ही आप सत्य मानो।
ठीक है, मतलब कुल मिला के वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई अपनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण छात्रों क्या कहलाता है कि किसी के द्वारा कही गई बातों को सत्य ना मानना जब तक आप स्वयं प्रयोग ना करें। चाहे आपके शिक्षक ने कही हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, या अभिभावकों ने कही हो, आपको नहीं मानना है। आप केवल उन घटनाओं को ही सत्य माने जिन्हें आप होते हुए देखते हैं स्वयं अपनी आंखों से, या जिनको प्रयोगशाला में किया जा सकता है। केवल उन्हीं विचारधाराओं पर विश्वास रखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। फिर ये देखो एक कोटेशन है, विद्यालय को लघु समाज किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी ने क्या कहा है? विद्यालय को लघु समाज। जान में भी 2 शब्द है, डीवी में भी 2 शब्द है, लघु में भी 2 शब्द है। ठीक है छात्रों, ये जो प्रयोजनवाद है इसका इनके जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना क्या था? आओ करके सीखें, मतलब वो क्राफ्ट एजुकेशन करके सीखने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी इसी प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे। आगे समर्थक हम एक वीडियो में बता देंगे। इसके बाद में छात्रों लिखा है मानवतावाद, और मानवतावाद के जो जनक थे वो थे अब्राहम मास्लो। ऐसे याद रखना, हम तो ऐसे याद रखें इसे मामा, मां से मानवतावाद और मां से मास्लो। ये कहां के थे? अमेरिकी थे। इनका मानना क्या है? मानवतावाद का मानना ये है कि मानव वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, मानव में नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए। जितने भी नियम सिद्धांत जो कुछ भी बनाए जाए वो मानव को बाल केंद्रित शिक्षा इसी की देन है। मानव को मध्य में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, मानव के सुखों में वृद्धि होना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा इसी की देन है। और इसका मतलब हाँ, और वही बात यहां लिखी है। देखो मानवतावादियों का मानना क्या था कि व्यक्ति मूल रूप से अच्छा व आदरणीय होता है, और हमें शिक्षा में इसके माध्यम से इनने काय पे जोर दिया? व्यक्तिगत मूल्यों पर जोर दिया। मतलब व्यक्ति को या बच्चों को हमें अनुशासन प्रिय बनाना चाहिए, उनमें अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए जो नैतिकता को दर्शाते हों। अच्छी समझ, नैतिकता का मतलब क्या होता है कि अच्छी समझ आ जाए। समाज में बनाए हुए जो नियम कानून या अनुशासन है इनको बच्चे अच्छी तरह से माने, इस प्रकार की शिक्षा हम बच्चों को दें, ये कहलाता है मानवतावाद। छात्रों, ये जो शिक्षण सूत्र अब जो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये जो 13 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस टाइप से संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ऐसे जो आपको शिक्षण सूत्र बताए गए हैं वो मानवतावादियों की ही देन है। मतलब हर्बर्ट स्पेंसर मानवतावादी था। यहाँ ठीक है, हम आपको आगे कभी बताएंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना होती है, अब्राहम मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, कि मानव की मुख्यतः ही आवश्यकता पर ही जोर देता है, आवश्यकता या मांग पर ही जोर देता है मानवतावादी, कि मानवों की मांग क्या होती है, मानव क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जाना चाहिए। ठीक है, इसमें हालांकि जो ये अब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत है इसमें मानव की 5 मूलभूत आवश्यकताओं को बताया गया है कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसके बाद में वो अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ने की सोचता है। जैसे जैसे जीवन में उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसकी प्रथम मूलभूत आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकताएं, और अंतिम जो 5वीं होती है वो आध्यात्मिक टाइप की होती है, भगवान से लगाव, भगवान से जुड़ाव। ठीक है, वो वर्चस्व अपना समाज में जब कायम कर चुका होता है तो भगवान की तरफ जुड़ना चाहता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है, ये 5वीं होती है। हम इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो लाकर आवश्यकता पदानुक्रम जो है शंकु आकार का अब्राहम मास्लो का, ये हम आपको बता देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप बस ऐसे ही देखते रहें। इसके बाद में छात्रों 10वां जो संप्रदाय है इसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद, और ये प्रकृतिवाद का जो जनक था रूसो, सबसे ज्यादा रूसो जो था, इसी का मानना था कि बच्चों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाना चाहिए। मतलब ये खेल विधियां जितनी भी हैं वो इसी की जनक है, रूसो की खेल विधियां, कि बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दो। बच्चे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नुकसान करेंगे तो प्रकृति खुद ही दंडित करेगी, शिक्षक दंडित नहीं कर सकता, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होगा, मुख्य भूमिका छात्रों की होगी। इस टाइप से आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ी थ्योरी है ये, जल्दी जल्दी में समझना संभव नहीं है। बस हम तो इतना याद हो जाए कि प्रकृतिवाद का जनक कौन था? रूसो था। अब कैसे याद रखोगे? प्रकृति में रूख होते हैं, रूख, रूख माने वृक्ष, वृक्षों को कहते हैं रूख। तो रूख कहाँ होते? प्रकृति में, खुले कहीं भी चले जाओ रूख आपको मिल ही जाते हैं। ऐसे आप याद रखना, प्रकृतिवाद का जनक कौन था? रूसो। और ये आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत अवधारणा है। आदर्शवाद का मानना क्या था कि आप यहां कर्म करोगे और भगवान वहां दंडित करेंगे। इनका मानना ऐसा नहीं है। प्रकृतिवादियों का मानना है आप यहां यदि गड़बड़ करोगे, प्रकृति के साथ यहां आप छेड़छाड़ करते हो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, ओजोन परत अपक्षय हो रहा है, बाढ़ आ रही है, तबाही हो रही है,
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से। बिल्कुल रूसो का सिद्धांत इसमें मान्य हो रहा है, आप समझ जाओ। ठीक है, बहुत सारी बातें। इसका मानना क्या था कि मानव जो है, मानव तथा समस्त पदार्थों की उपज प्रकृति से ही होती है। मतलब प्रकृति ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति ही बच्चों को सिखाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सीखते चले जाएंगे। प्रकृति ही वास्तविक सत्य है। और इनका एक नारा था प्रकृतिवादियों का, प्रकृति की ओर लौटो। और इनका मानना था प्रकृति ही वास्तविक शिक्षक है। इसलिए प्रकृति की बाद में शिक्षक का जो स्थान है वो केवल मार्गदर्शन का है, बच्चे स्वयं से सीखते हैं प्रकृतिवादियों के अनुसार। ठीक है, और आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद में छात्रों लिखा है कार्यात्मक संप्रदाय जो है, इसका जनक कौन था? विलियम जेम्स। कार्यात्मक संप्रदाय का जनक भी कौन था? विलियम जेम्स। याद कैसे रखोगे आप? जैसे यम लिखा है यहाँ, यम, तो यम के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, यमराज के कर्मचारी, वो अपने अपने कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। नहीं तो यमराज कार्य नहीं करते हैं तो यमराज दंडित करते हैं। ऐसे याद रखना कि यमराज के जो हैं कर्मचारी कार्य में लगे रहते हैं। यहां से तो विलियम जेम्स और जॉन डेवी दोनों को कार्यात्मक संप्रदाय का जनक कहा जाता है। अमेरिकी थे हालांकि ये। इनका मानना क्या था? इनका मानना यह था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देते हुए हमें शिक्षा देना है। सभी बच्चे सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विधाओं में निपुण होता है, उसे हमें उसी विधा में आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षक को करना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाना चाहिए। ये कार्यात्मवाद कहलाता है। इसमें उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान जो है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं हम, बाल मनोविज्ञान उनको पढ़ाने की विधि बताता है। बाल मनोविज्ञान वो कार्यात्मकवाद की ही जनक है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सबसे पहले इसी ने प्रस्तुत करी थी। इन्हीं लोगों ने, विलियम जेम्स, जॉन डेवी के द्वारा सबसे पहले ये सब चीजें प्रस्तुत करी गई थी। ठीक है छात्रों, अगला देखते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो यहाँ लिखा है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय का जनक है विलियम मैकडूगल। ऐसा ही याद रखना, यहाँ लिखा है गल, गल मतलब गाल। अरे यार तुम्हारे जो तुम बहुत पिर गए, प्रेर किए, बहुत पिर गए तो गाल तो थोड़े तुम्हारे सिकुड़ से गए। प्रेर किए, गाल सिकुड़ गए, पिर गए तुम तो प्रेर किए। सिद्धांत में मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। और आपको पता है ये जो विलियम मैकडूगल हैं, इन्हें 14 मूल संभोगों की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। एक दिन हम आपको बताएंगे। मतलब ये संवेगों पर आधारित सिद्धांत है कुल मिला के। इन प्रेरकीय सिद्धांत वालों का या विलियम मैकडूगल का मानना क्या है कि मानव में मुख्यतः 14 मूल संवेग पाए जाते हैं और इन मूल संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मानव अपना व्यवहार करता है। ठीक है, ये बताया है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपको बता देंगे कि क्या होती हैं, तो आप यहां से समझ गए होंगे। यहां हमने लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रयोजनात्मक व्यवहार या उन्हीं को हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। सभी व्यवहार इन मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। ये प्रेरकीय सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो हम कहें कि कहीं हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो डर या भय क्या हो गया? संवेग। अब उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? हम उस स्थान से हट जाएंगे जहां हमें डर लग रहा है, हम वहां से दूर हट जाएंगे। तो मूल प्रवृत्ति क्या हो गई? दूर हट जाना। तो ये दूर हट जाना ये हमारा क्या हो गया? व्यवहार हो गया। इस टाइप से प्रेरकीय संप्रदाय। इसके बाद में छात्रों लास्ट लिखा है, ये क्रम डिस्टर्ब हो गया, आप यहां ध्यान नहीं देना। अगला जो संप्रदाय लिखा है वो लिखा है यथार्थवाद। और ये यथार्थवाद किसने दिया है? अरस्तु की देन है। अरे सही कहेंगे तुम, सही मतलब यथार्थ। अरे ऐसे याद रख सकते हो, अरे यथार्थ तो बोलो, मतलब अरे सत्य बोलो। सत्य माने यथार्थ। मतलब वास्तव में यथार्थवाद क्या कहता है? इसमें केवल वस्तुओं का ही महत्व है कि संसार में केवल वही सत्य है जो हमें दिख रहा है, जिसको हम छू रहे हैं, जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, जिसको हम पकड़ पा रहे हैं, जिनका अस्तित्व है, जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में बात ये सिद्धांत करता है। ये स्वर्ग नरक या आत्मा परमात्मा के बारे में बात नहीं करता। कुल मिला के आदर्शवाद का विरोधी है, क्योंकि आदर्शवाद स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा इन सबकी बात करता है, ये इन सब की बात नहीं करता। तो ये किसने दिया था? अरस्तु ने। और अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। हम पहले आपको बता चुके। यहाँ ये यथा और अर्थ से मिलके बना है। यथा का मतलब है कि जो वस्तु जैसी तैसी है, जैसी है उसको हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। इसने वस्तुओं पर अधिक जोर दिया। ब्रह्मांड पदार्थजन्य है, मतलब ब्रह्मांड भी वस्तुओं से मिलकर बना है। और इनका मानना था कि भौतिक जगत ही सत्य है। भौतिक जगत मतलब जिस जगत में हम जी रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, केवल यही सत्य है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होना है। स्वर्ग नरक वगैरह ये
कुछ नहीं होते हैं, ये लिखा हमने। देखो, पारलौकिकता में विश्वास नहीं करता, यथार्थवाद। तो छात्रों, यहां से यदि आपको ये बहुत सारी चीजें नहीं भी याद होने वाली हैं तो कोई समस्या नहीं। प्रश्न कैसे बनते हैं, जो हमने ये लगभग 12 जो संप्रदाय आपको बताए हैं, इनकी जनक आप जरूर याद कर लेना छात्रों। इसके बाद हम आपको जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वे संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। छात्रों, यदि आपको ये हमारे पढ़ाने का तरीका चूंकि ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्पीड से बोल देते हैं जल्दी जल्दी समय अभाव के कारण, पर फिर भी ठीक है। यदि आपको ये सब मैटर, ये सब संप्रदाय और हमारे बताने का तरीका छात्रों यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।